एक रेप के आरोपी को बेल देते हुए जज ने आखिर ये क्यों कहा कि इस मुसीबत को तो पीड़िता ने खुद मोल लिया है, पीड़िता ने खुद न्योता दिया है। आखिर पीड़िता को ही कटघरे में लाकर क्यों खड़ा किया गया? क्या किसी की वेजाइना की हाइमन टूट जाना रेप का आधार नहीं बनता है? नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। बाद हाईकोर्ट का एक बेहद ही शर्मनाक फैसला आया है। फैसला आया है कि बलात्कार के आरोपी को बेल दे देनी चाहिए और बेल दे दी गई है, ये कहते हुए कि बलात्कार का जितना दोषी आरोपी है उतनी ही दोषी वो पीड़िता भी है, क्योंकि उस पीड़िता ने खुद इस समस्या को आमंत्रित किया है। इस बलात्कार को हो, शायद उनके फैसले में ऐसा लगता वो भी ऐसा ही चाहती थी। ये कहते हुए आरोपी को बेल दे दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि जिसके बाद फिर से पूरे देश में बवाल होने लगा, चर्चा होने लगी कि आखिर हाईकोर्ट ऐसा फैसला कैसे सुना सकता है। आखिर रेप के आरोपी को बेल देते हुए ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकता है? रेप पीड़िता को ही आखिर कटघरे में लाकर खड़ा कैसे कर सकता है? और आखिर कैसे कह सकता है कि उसके वेजाइना का हाइमन टूटा हुआ था और इसके आधार पर बेल आखिर कैसे दी जा सकती है? ये तमाम सवाल इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले यानी कि 17 मार्च को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही एक जज ने यह बयान भी दिया था, यह टिप्पणी की थी एक फैसला सुनाते हुए कि किसी महिला के प्राइवेट पार्ट को छूना, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ देना, पुलिया के नीचे खींचना, यह रेप की कोशिश नहीं है। तो आखिर क्या हमारी अदालतें इतनी असंवेदनशील हो गई हैं? उनमें संवेदनाएं नहीं बची हैं? और इसी पूरे मामले को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यह ताजा मामला समझिए कि आखिर यह है कब का और क्या पूरा मामला है। मामला सितंबर 2024 का है, 23 सितंबर 2024 का, जब नोएडा के ही एक विश्वविद्यालय में एमए में पढ़ने वाली छात्रा यह आरोप लगाती है कि उसी के साथी ने उसका रेप किया। अब पूरा मामला क्या था? नोएडा में एमए की छात्रा सेक्टर 126 पुलिस थाने में केस दर्ज कराती है और वो ये बताती है कि 21 सितंबर 2024 को वो अपने दोस्तों के साथ नोएडा से दिल्ली के हौज खास द रिकॉर्ड रूम बार रेस्टोरेंट में पहुंचती है। लड़की पीजी हॉस्टल में रहती है और उस लड़की के साथ उसकी 2 सहेलियां और 3 दोस्त लड़के उसके साथ उस रेस्टोरेंट में, उस बार में पहुंचते हैं, जहां वो सुबह को 3 बजे तक उसी बार में मौजूद होते हैं। वहां जमकर शराब भी पी जाती है और उसके बाद जब 3 बजे वो बाहर निकलते हैं तो लड़की अधिक शराब पी लेने की वजह से उसे सहारे की जरूरत थी और जिसके चलते उन्हीं 3 पुरुष दोस्तों में से एक दोस्त निश्चल सामने आता है और उसको सहारा देता है। उसके बाद वो बार बार ये कहता है कि मेरे साथ फ्लैट पर चलो, वहां आराम कर लेना। उसके बार बार कहने पर लड़की इस बात के लिए राजी हो जाती है और उसके साथ चली जाती है, लेकिन निश्चल उसको नोएडा के फ्लैट पर न लाकर उसे गुरुग्राम के अपने किसी रिश्तेदार के फ्लैट पर ले जाता है, जबकि लड़की उससे कहती है कि नोएडा वाले घर पर चलो। लड़का रिश्तेदार के फ्लैट पर लेकर जाता है और वहां लड़की के साथ 2 बार रेप करता है और यह बयान खुद पीड़िता ने दिया है। अब इसके बाद जो असली बात थी, यानी कि जो निश्चल ने कहा, यानी कि जो आरोपी ने कहा, उसने क्या कहा? उसने इस बात को स्वीकारा कि हां वो उसके साथ बार में था, इस बात को भी स्वीकारा कि उन्होंने सबने शराब पी, इस बात को भी स्वीकारा कि पीड़िता को सहारे की जरूरत थी और उसने सहारा दिया। फिर उसने कहा कि पीड़िता खुद तैयार हो गई उसके साथ फ्लैट पर चलने के लिए, वो उसे फ्लैट पर लेकर गया। फिर वो इनकार करता है कि रेप नहीं किया गया, बल्कि आपसी सहमति से यौन संबंध बनाए गए।
अब इसमें निश्चल के जो वकील हैं, उन वकीलों ने जो दलील दी बेल देने के लिए, उस दलील को सुनना चाहिए। निश्चल के वकील विनय सरन और बलबीर सिंह, उन्होंने ये कहा, पहली दलील उन्होंने दी कि पीड़िता ने स्वीकार किया है कि वो बालिग है, पीजी हॉस्टल में रहती है, अपनी मर्जी से ही बाहर गई थी, वहां उसने अपने दोस्तों के साथ शराब पी, नशे में थी, 3 बजे वो बाहर से निकलते हैं। उसके बाद दूसरी दलील दी जाती है कि अगर पीड़िता के सभी आरोपों को सच मान लिया जाए तब भी मामला बलात्कार का नहीं बनता बल्कि आपसी सहमति का बनता है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके लिए जो डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है उसको सुनना जरूरी है, वो आपको आगे बताएंगे। फिर तीसरी दलील देते हैं कि 11 दिसंबर 2024, यानी कि रिपोर्ट की जाती है 23 सितंबर 2024 को, और उसके 79-80 दिन बाद गिरफ्तारी होती है इस आरोपी निश्चल की, और जिसमें वकील दलील देते हैं कि 11 दिसंबर 2024 से आरोपी जेल में बंद है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसको जमानत दे दी जाए, वो अपनी आजादी का गलत फायदा नहीं उठाएगा और ना ही किसी आपराधिक मामले में शामिल होगा। जो चौथा जो पॉइंट उन्होंने दिया वो था कि मामले को निपटाने के लिए वो जल्द से जल्द कोशिश करेगा, हर तरह की मदद करेगा, अदालत जब बुलाएगी तब आएगा और रिहाई के बाद किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा। ये सारी बातें वकील ने दलील दी, और इन्हीं दलीलों को सुनने के बाद जो टिप्पणी जज साहब करते हैं, जज संजय सिंह, वो कहते हैं कि पीड़िता एमए की छात्रा है, वह अपने कृत्य की नैतिकता महत्व को समझने में काबिल थी। अगर पीड़िता के आरोपों को सच माना जाए तो निष्कर्ष यह है कि खुद मुसीबत को न्योता उसने ही दिया, वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है। अब डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है? डॉक्टर की रिपोर्ट यह कहती है, मेडिकल रिपोर्ट की हाइमन यानी कि वेजाइना की झिल्ली फटी हुई पाई गई। डॉक्टर ने यौन हिंसा और यौन जबरदस्ती की बात नहीं की है, और इस बात को जज संजय सिंह ने भी कहा। उन्होंने कहा कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें जोर जबरदस्ती की बात नहीं की गई है, यौन संबंध बने हैं वो आपसी सहमति से हो सकते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो वेजाइना की झिल्ली थी वो पहले से टूटी हुई थी, और जोर जबरदस्ती का जिक्र नहीं तो मतलब रेप नहीं हो सकता, ये आपसी सहमति भी हो सकती है। लेकिन सवाल यहां ये नहीं है, सवाल इसके आगे का है, और उसी के साथ आपको पुराना मामला भी याद करना चाहिए। जब 12 जनवरी 2022 को एक उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक मामला सामने आता है, पॉक्सो एक्ट के तहत एक महिला पहुंचती है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 10 नवंबर 2000, वो कहानी बताती है कि 10 नवंबर 2021 के शाम को वो अपनी ननद के घर से वापस आ रही थी, उसकी 14 साल की बेटी भी उसके साथ थी। तभी उसी के गांव के आकाश, पवन और अशोक उसे मिलते हैं। वो कहते हैं कि बेटी को हमारे साथ बाइक पर भेज दो, हम घर तक सुरक्षित छोड़ देंगे। उन पर भरोसा करके वो भेज देती है, लेकिन वो गांव में घर जाने की बजाय रास्ते में ही रुककर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगते हैं, उसे पुलिया के नीचे खींचते हैं, उसके पैजामे का नाड़ा खोल देते हैं। और इसी के आधार पर फिर जब अदालत में सुनवाई होती है हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट में यह भी दलील दी जाती है कि इसी तरह की रिपोर्ट पीड़ित पक्ष भी पहले करा चुका है और यह आपसी रंजिश का मामला है। और इसीलिए फिर लेकिन जो टिप्पणी थी वो महत्वपूर्ण थी, मामला कुछ भी बनता हो, जांच का विषय है वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन तब राम मनोहर नारायण मिश्र जज हैं हाईकोर्ट के, उन्होंने टिप्पणी की कि किसी महिला के स्तन छूना, प्राइवेट पार्ट को टच करना, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ देना, पुलिया के नीचे जबरदस्ती खींचना, ये किसी भी तरह से रेप के प्रयास में नहीं आता है, बल्कि महिला के साथ दुर्व्यवहार में आता है। तो क्या ऐसी टिप्पणी की उम्मीद आप अदालत से करते हैं? और ऐसा ही इसमें है कि मामला चाहे जो हो, संबंध आपसी सहमति से बने हो या जोर जबरदस्ती से बने हो, लेकिन जिस तरह से बेल दी गई, जिन बातों को आधार बनाया गया कि महिला दोषी है, वो जिम्मेदार है, तो क्या आप खुद रेप करने के लिए इजाजत दे रहे हैं? सवाल यह है।
सवाल यह है कि क्या आप खुद यह कहना चाहते हैं कि नशे में अगर कोई कृत्य हो जाता है तो वो वैलिड है? क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी के बेजाना की झिल्ली टूटी हुई है तो उसे रेप की कैटेगरी में ना रखा जाए? या फिर डॉक्टर ने अगर ये बात नहीं बताई कि जबरदस्ती चीजें हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो क्या जज साहब ने उसको लेकर भी कोई कंफर्मेशन लिया डॉक्टर से? क्योंकि सवाल क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा था राम मनोहर नारायण मिश्र के फैसले का, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अदालत को अपना फैसला या टिप्पणी सुनाते हुए संवेदनशीलता रखनी चाहिए। वो संवेदनशीलता क्या इस पूरे मामले में भी नजर आती है? क्या किसी महिला को कटघरे में खड़ा कर देना संवेदनशीलता है? क्या आरोपी को बेल दे देना संवेदनशीलता है? बेल तमाम मामलों में दी गई, लेकिन यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है। बाकी आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, समझते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।